अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो बहुत अगर सीधे शब्दों में इस क्वेश्चन को मैं समझूं तो वो कह रहा है अगर आपके पास 6 की पावर n है, राइट, पहले इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। और वो कह रहा है n जहां पर कोई एक नेचुरल नंबर है। देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होने वाली काउंटिंग। जो आपकी 1 से स्टार्ट होने वाली काउंटिंग होती है वो आपके नेचुरल नंबर होती है, जैसे कि 1 2 3 सो। तो वही कह रहा है कि अगर आप n की जगह कोई नेचुरल नंबर रखते हैं तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो नंबर की जो n डिजिट है यानी कि यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो 0 बन जाए। तो एक तरीका तो भाई हमारे पास ये होगा कि हम n की जगह पे पहले 1 रखेंगे, फिर रिजल्ट देखेंगे 6 आ गया, 6 की पावर 1 मतलब 6। ऐसे फिर 2 रख के देखेंगे 6 की पावर 2 मतलब 6 इंटू 6 मतलब 36। 6 की पावर 2 का मतलब है 36। फिर उसके बाद में अगर रख के देखूं तो 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 3 का मतलब है 6 इंटू 6 इंटू 6 मीन्स 216। एक तो तरीका ये है कि मैं एंडलेसली नंबर रखता चला जाऊं, राइट, 1 2 3 1 एंड सो ऑन। और कभी जा करके देखूं कि कभी ऐसा हो रहा है कि ये नंबर यूनिट प्लेस पे या एंड डिजिट पे 0 बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो ये थोड़ा ये कोई स्मार्ट वे नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। अब देखते हैं एक स्मार्ट तरीका कि क्या हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि ये नंबर क्या 0 डिजिट पे एंड होगा या नहीं। चलो ठीक है, एक बहुत बेसिक से शब्दों में समझते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं लेट से मेरे पास एक नंबर है 70, ठीक। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या इसमें यूनिट प्लेस पे या एंड डिजिट में 0 आ रहा है, तो आप कहोगे नहीं भाई, दिख रहा है सिंपल, यूनिट प्लेस पे तो 7 आ रहा है, ठीक। चलो मैं ऐसा करता हूं, इसमें ना 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, राइट। 7 इंटू 10 कितना हो गया, 170। अब क्या यूनिट प्लेस पे 170 जो है इस नंबर को आप देखो, क्या यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है? आप कहोगे सर हाँ आ रहा है, ये रहा 0। इसका मतलब मुझे यहां से एक बात पता चली कि किसी नंबर में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसके अंदर यूनिट प्लेस पे 0 आ जाता है। भाई ऐसे ही तो हो रहा है, आप किसी भी नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करके देखो, अगर वहां पे है तब भी नहीं है तब भी 0 तो बन ही जाएगा यूनिट प्लेस पे, राइट। तो एक तरीका ये हुआ कि अगर मैं किसी नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 0 बन जाएगा। चलो क्या मैं 10 के प्राइम फैक्टर्स कर सकता हूं? आप कहोगे कि अगर मुझे 10 के फैक्टर्स करने होंगे तो वो होंगे 2 से अगर मैं फैक्टर करता हूं 5 टाइम्स जाएगा, और 5 से 1 टाइम। इसका मतलब है 10 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 5। भाई यही तो होंगे 2 इंटू 5 10, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको 10 ना बोल के प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में बोलना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं किसी नंबर में 2 एंड 5 ये 2 प्राइम फैक्टर्स होंगे तब उसमें 0 आ जाएगा। भाई ये तो क्लियर सी बात है। भाई 2 और 5 अगर उसके अंदर प्राइम नंबर्स हैं तो जाहिर सी बात है वो 10 बनाएंगे, और 10 बनाएंगे तो वो 0 बनाएगा, यही तो बात है, ठीक। तो मैं सारी चीजों का निचोड़ एक जगह करता हूं और मैं ये बात समझ गया कि मेरे पास कोई भी नंबर दे रखो, एनी नंबर, राइट, अगर उसके अंदर 2 और 5 दो नेचुरल नंबर्स हैं ये प्राइम फैक्टर्स, तो इसका मतलब है कि वो नंबर आपका यूनिट प्लेस पे या एंड प्लेस पे 0 बनाएगा। बस सिंपल सी बात है। चलो अब इस सारी झंझट को साइड में रखते हैं, अब अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। क्या है, देखो सबसे पहले तो आप ये चीज लिख लीजिए कि वैसे लिखना चाहो तो लिख लो, ना लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। भाई मैं ये चीज तो जानता हूं, वी नो दैट नंबर 6 टू की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 the digit 0 if the number has prime factors 2 and 5, prime factors 2 and 5। भाई ये चीज तो मैंने अभी बताई है आपको, और यही मैंने वर्ड्स में लिख दिए। भाई अभी मैंने आपको बताया कि किसी नंबर में 2 और 5 अगर प्राइम फैक्टर्स है तो 0 बनेगा, और मैंने ये लिखा वी नो दैट 6 टू की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 इफ द नंबर हैज प्राइम फैक्टर्स 2 and 5, ठीक। अब चाहो तो ये लाइन लिख सकते हो, थोड़ा स्मार्ट लगेगा कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, राइट। और अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। देखो इस लाइन के नीचे अब हमें 6 टू की पावर n लिखना है और उसके फैक्टर्स करके देखने
भाई देखो 6 के फैक्टर क्या होंगे मेरे पास, आप कहोगे 6 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3, भाई यही तो होंगे 2 इंटू 3। क्या इसके अंदर 2 एंड 5 दोनों फैक्टर्स आए हैं, तो आप कहोगे सर 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। ठीक, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है ना, यानी कि मुझे चाहिए तो दोनों 2 और 5 मिलकर के ही तो 10 बनाएंगे। इसका मतलब है कि इस नंबर में 0 नहीं बनेगा। भाई 2 और 5 दोनों आते तो ही 0 बन जाता, नहीं तो नहीं बनेगा। बस अब हम अपना आंसर लिखना है। आंसर क्या है कि द नंबर 6 to the power n does not have prime factor 5, hence it cannot end with the digit 0। भाई यही तो बात मैंने कही है कि अगर कोई नंबर यानी कि जो 6 की पावर n नंबर है इसके अंदर प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, इसका मतलब है कि 0 पे एंड नहीं कर सकता। भाई लैंग्वेज तो आपकी अपनी लिखने की है, आप बिल्कुल डायरेक्ट वे में इस क्वेश्चन को करना चाहें ना तो बहुत सिंपल सा वे ये हो सकता है कि आप सबसे पहले यहां से स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। ठीक, 6 टू की पावर n लिखो, या जो भी नंबर दे रखा है, एक बार बोर्ड में 12 टू की पावर n पूछा गया है, राइट, तो जो भी नंबर है आप उसके फैक्टर्स करो और देखो क्या उसके अंदर 2 और 5 दोनों नंबर आ रहे हैं। अगर दोनों नंबर आ रहे हैं तो ठीक है, वो n प्लेस पे 0 बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। वो उसे अपने नंबर अपनी लैंग्वेज में लिख दो जो आप समझते हो। आप अगर यही लिखना चाहो कि एंड देयर इज नो प्राइम फैक्टर 5, बस इतना लिखना चाहो तब भी आपका आंसर चल जाएगा, मतलब कहने का। ठीक, जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आपको क्वेश्चन के बारे में पता है, राइट। अगर आप थोड़ा ठीक से लैंग्वेज बनाकर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। इस क्वेश्चन को पूछने का एक तरीका और है। यहां तक हमारा सॉल्यूशन हो गया है क्वेश्चन नंबर 5 का। फैक्ट से क्वेश्चन नंबर 5 तो हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। अब हम एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन देखते हैं इसी मेथड पे, ये जो हमने फंडा देखा है, राइट। मैं आपके लिए ये आपके लिए क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ दिस नंबर्स कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। देखो आपके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है 0 डिजिट पे एंड नहीं करेगा। ठीक है, कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। तो आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, राइट। तो अगर आप दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा इस मेथड से सोचते हैं तो आप देखोगे कि कोई भी नंबर 0 डिजिट पे एंड करने के लिए क्या कंडीशन है। उसकी कंडीशन यही है कि इसके अंदर 2 और 5 होना चाहिए, राइट। तो आप इसमें देखोगे पहले वाले में 2 भी है और 5 भी है, मतलब इसके एंड में तो 0 बनेगा। ठीक, सिमिलरली अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो देखो यहाँ पे भी 2 है और 5 भी है, राइट। इसका मतलब है इसके एंड में भी 0 बनेगा। अब मैं इस नंबर को देखता हूं, देखो इसमें 2 भी है और 5 भी है, इसके एंड में भी 0 बनेगा। लेकिन यहाँ पे 2 है 5 नहीं है। भाई मुझे पावर से मतलब नहीं है, पावर क्या है, पावर से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को देखना सिंपल नंबर, राइट। 2 दे रखा है, 5 कहाँ है यहाँ पर, प्रोडक्ट में 5 तो नहीं है। इसका मतलब है ये वो नंबर है जो यूनिट डिजिट पे एंड नहीं करेगा। भाई एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन को बना रहा है, वो किस तरीके से सोच रहा है, इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में दे सकता है, वो सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक, तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि किसी भी नंबर में अगर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो डिजिट एंड 0 पे एंड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन। एक ये नंबर दे रखा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और दूसरा नंबर दे रखा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट, और प्लस 1। तो मेरे पास 2 नंबर दे रखे, पहला नंबर ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा, और ये कह रहा है कि इन्हें एक्सप्लेन करो कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है। ठीक, तो देखो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखी थी, और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है, वो बहुत सिंपल से है कि कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। तो कंपोजिट नंबर क्या कहता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, 2 फैक्टर्स।
इसका मतलब है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है उसके मैं फैक्टर करके देखूंगा, अगर 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं तो आप कहेंगे कि वो कंपोजिट नंबर है। बहुत सिंपल शब्दों में, ठीक। तो देखो इसके अंदर 2 नंबर हैं, पहला नंबर ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा। तो पहले हम इसे लेकर के देखते हैं क्या ये नंबर कंपोजिट नंबर है या नहीं है, यानी कि इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो 2 से ज्यादा है या नहीं है, राइट। तो देखो मेरे पास जो नंबर है वो है 7 × 11 × 13 + 13। देखो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करके इसे एक नंबर बना दूं, मतलब पहले 7 की 11 और फिर 13 से मल्टीप्लाई करूं, जो रिजल्ट आया उसमें 13 जोड़ूं और जो मेरे पास नंबर आ गया फिर मैं उसके फैक्टर करूं और फिर देखूं कि क्या ये फैक्टर 2 से ज्यादा है नहीं है। एक दूसरा और तरीका भी है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को करने का ना अपना एक मेथड होता है। दूसरा तरीका ये है कि देखो इस नंबर में से 2 टर्म है, एक टर्म ये रही और दूसरी टर्म ये रही 13 वाली। तो पहली टर्म में से भी 13 है, दूसरी टर्म में भी 13 है, यानी कि 13 इन दोनों में से कॉमन है। तो हम क्या करेंगे कि 13 को कॉमन निकाल लेंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो मैंने जो 13 को कॉमन ले लिया, इधर भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है। अगर 13 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा 7, अगला नंबर क्या बचा 11। 13 कॉमन आ गया तो इसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ से 13 कॉमन आया तो 1। कोई बच्चा सोचेगा सर 1 कैसे बचेगा किसी में कॉमन। देखो कॉमन का मतलब ही क्या है, कॉमन का मतलब है किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करना। इसे इस तरीके से समझ लेते हैं, भाई मेरे पास 2 नंबर है 6 + 10, मैं कह रहा हूं इसके अंदर से कॉमन निकालो। तो आप कहोगे सर 2, और कैसे 2 निकला कॉमन, तो यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 5। भाई 2 इसके अंदर भी था और 2 इसके अंदर भी था, तभी तो मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, राइट। कैसे निकाला कॉमन कि 6 को 2 से डिवाइड करा होगा तभी तो 3 आया होगा, 10 को भी 2 से डिवाइड करा होगा तभी तो 5 आया होगा। कॉमन का मतलब ही है डिवाइड करना, राइट। तो 13 को अगर मैंने बाहर निकाला है तो 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो वहां पे तो 1 बचेगा, ठीक। सिमिलरली इस 13 को भी इस 13 से डिवाइड करेंगे तब भी 1 बचेगा, ठीक। चलो अब देखते हैं अगली कैलकुलेशन। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, जो नंबर 2 टर्म्स थी उनमें जो कॉमन नंबर आ रहे थे उसे कॉमन निकाल लिया। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो। देखो 7 × 11 77 + 1 78। भाई 7 × 11 77, उसकी 1 से मल्टीप्लाई करोगे 77 ही रहेगा, प्लस 1 78, ठीक। तो ये आया 13 × 78। अब देखो 13 तो अपने आप में एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स तो करने क्या है, आपको 78 के फैक्टर करके देख लो, क्योंकि मतलब ओवरऑल मेरे को मतलब कंपोजिट नंबर के लिए किसी नंबर के फैक्टर्स करके तो देखने हैं कि वो 2 से ज्यादा आ रहे हैं कितने आ रहे हैं। तो 78 के मुझे फैक्टर करने हैं, तो मैं 78 के फैक्टर करता हूं। तो 2 से अगर मैं इस नंबर को काटूंगा 39 टाइम्स कट जाएगा, और 39 ऑलरेडी हम एक बार काट के देख चुके हैं, 3 से कटता है 13 टाइम्स, और 13 आपका प्राइम नंबर है 13 से ही कटेगा। इसका मतलब है जो मेरे पास नंबर है 78, उसके फैक्टर्स आए हैं 2 × 3 × 13, राइट। तो ये तो 13 है, 2 टाइम्स आ रहा है, इसको आप इसी तरीके से भी लिख सकते हो 2 × 3 × 13। अब इसके कितने फैक्टर हैं आप बताइए। तो इसके फैक्टर हैं 1 2 और 3, राइट। तो यानी कि 2 से ज्यादा है। इसका अलावा 1 भी इसका एक फैक्टर है, फिलहाल यहाँ पे काम चल रहा है हमारा इससे ही। तो इसके फैक्टर 2 से ज्यादा है, अगर 2 से ज्यादा है मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसका मतलब एक कंपोजिट नंबर है, ठीक। और यही तो मुझे एक्सप्लेन करना था, तो बस मैं इसमें ये देख सकता हूं कि नंबर जो भी हमें दे रखा था, क्या दे रखा था 7 × 11 × 13 + 13 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। भाई यही तो डेफिनेशन है कंपोजिट नंबर की, हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। नंबर जो भी हमें दे रखा है हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, हैंस इट इज ए कंपोजिट नंबर। राइट। तो देखो इतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, कंपोजिट नंबर का क्वेश्चन था कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। हमने इजी वे में जो क्वेश्चन जो हमारे पास कॉमन निकला उसे कॉमन निकाल लिया, बाकी को मल्टीप्लाई करके जो नंबर बना उसके फैक्टर कर दिया। अगर ये नंबर हमारे फैक्टर हमारे 2 से ज्यादा आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक। अब देखते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या कह रहे हैं, 7 × 6
इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर। देखो जो दो टर्म्स के बीच में से कॉमन नंबर आ रहा है, देखो 5 तो यहाँ पे भी और 5 यहाँ पे भी, राइट। तो अब 5 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? 7 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। तो वो 5 से बाहर निकल गया तो 1 बचेगा, और 1 को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई वो नंबर सेम ही बना रहता है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, राइट। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करके, सॉरी 1 यहाँ पर, क्योंकि 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। देखो 7, अब इनकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, तो 5 इंटू 7 6 42, राइट, और 4 3 12, 12 2 20 प्लस 1। देखते हैं 5 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। तो अगर 42 और 24 की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 42 इंटू 24 की, तो 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4, 2 4 8, 8 0 एंड, राइट। तो ये आया 1008 प्लस 5 इंटू, तो 1008 प्लस 1 कितना हो गया? 100, ठीक। अब आप इसके फैक्टर करेंगे तो नहीं होंगे, क्योंकि ये अपने आप में प्राइम नंबर है। देखो 1009 कि अगर आप प्राइम फैक्टर करना चाहते हो तो 1009 से ही कटेगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ठीक। तो इसके जो फैक्टर आएंगे 1009, और 1 तो हमेशा हर एक नंबर का फैक्टर होता ही होता है, ठीक। तो 1 भी लिख सकते हैं आप। तो अब इसके कितने फैक्टर हो गए? मोर देन 2, क्योंकि देखो 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर है। आप ये बात मान के चलिए कि 1 तो है ही है, और वो नंबर खुद का फैक्टर है। इसके अलावा अगर कोई नंबर आता है तो आप कहेंगे किसके फैक्टर। अब खुद देखिए, ये कंप्लीट नंबर नहीं है, ये पूरा मिलाकर के अब बनेगा कंप्लीट नंबर। यानी कि अगर मैं इस नंबर को देखूं तो ये रहा होगा नंबर 5 9 45 0 और 5, ये नंबर होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद में यही तो नंबर आएगा। अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं तो वो आते हैं 5 इंटू 1009 इंटू 1, और ये नंबर खुद अपना एक फैक्टर है, राइट। तो आप अगर इसको देखेंगे तो इसके फैक्टर्स मोर देन 2 हैं, क्योंकि 1 उसका ऑलरेडी इन फैक्टर है, 5 भी है, 1009 भी है, ठीक। तो इसके फैक्टर आगे मोर देन 2। तो जो सिमिलर पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर था वही इसका है कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, मतलब ये नंबर कंपोजिट नंबर है। तो नंबर जो भी हमें दे रखा था क्या था? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 एंड 1 प्लस 5, ठीक, हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। Hence, it is a composite number. Hence, it is a composite number. अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 7, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है जो स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी कि सोनिया उसको 18 मिनट लेती है एक राउंड कवर करने के लिए। एंड रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, वो एक ही पॉइंट से शुरू करते हैं, एक ही टाइम शुरू करते हैं और सेम ही डायरेक्शन में जाते हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी देर बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे दोबारा से, जहां से वो चले। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है जो कि राउंड सर्कुलर फील्ड है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से रवि और सोनिया सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं। सोनिया 18 मिनट्स लेती है एक राउंड कवर करने के लिए, और रवि जो है उसी राउंड को कवर करने के लिए 12 मिनट लेता है। तो वो ये कह रहे हैं कि वो राउंड लगाते लगाते कब एक साथ दोनों मिलेंगे उसी पॉइंट पे जहां से चले थे, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में कोई चीज अपने आप को रिपीट कर रही है, तो वो उसी पॉइंट पे मिनिमम टाइम
जो लेते हैं वापस आने में, उसी पॉइंट पे मिनिमम टाइम जो लेते हैं वापस आने में, वो उन नंबर्स का एलसीएम लेते हैं। मतलब देखो, अगर इसे ऐसे समझिए कि अगर सोनिया जो टाइम टेक कर रही है, सोनिया ने जो टाइम दिया है, टाइम टेकन बाय, लिख लेते हैं तो ठीक से, टाइम टेकन बाय सोनिया, उसने दिया है 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट, राइट। और रवि ने कितना टाइम लिया है, टाइम टेकन बाय रवि, ट्वेल्व मिनट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर आने के लिए उन्हें कितना पॉइंट लगेगा, मतलब टाइम लगेगा वापस उस पर आने के लिए, तो ये हमें पता चलता है एलसीएम से। इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से बताऊंगा आपको। फिलहाल आप इस तरीके से देखिए कि अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में रिपीट कर रहा है, मिनिमम टाइम जो ले रहा है वापस उसी पॉइंट पर आने के लिए, वो होता है उन नंबर्स का एलसीएम। तो देखो, दो नंबर जो मेरे पास दे रखे थे 18 और 12, इनका एलसीएम कितना आएगा वो हमें बताना है, राइट। तो 18 के फैक्टर करेंगे, कितना आएंगे, देखो 2 से अगर मैं इसको काटता हूं तो 9 टाइम्स, और 9 जो 3 से कट जाएगा 3 टाइम, और 3 से 1 टाइम। मीन्स जो 18 के फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 × 3 × 3। इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे 2 × 3 टू की पावर 2। अब देखते हैं हम अपना अगला नंबर जो कि है 12। 12 के फैक्टर करते हैं तो आएंगे 2 6 टाइम, 2 3 टाइम्स, और 3 1 टाइम। इसका मतलब है 12 के फैक्टर आए हैं 2 × 2 × 3। इस एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 2 × 3, क्योंकि 2 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक। तो अब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं कि इसका मुझे निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, देखो जो भी प्राइम फैक्टर्स है उन्हें छोड़ना नहीं है किसी को भी, 2 × 3, और यहाँ पे भी 2 3 आ रहा है तो रिपीट करने का कोई मतलब नहीं। अब इनकी मैक्सिमम पावर हर एक प्राइम फैक्टर की, देखो 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर क्या हुई 2, क्योंकि 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 की पावर 2। अब देखो 3 की पावर यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 1, तो मुझे लेनी है 3 की पावर 2, क्योंकि मुझे मैक्सिमम पावर लेनी है। तो 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4, 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9, और 4 और 9 की मल्टीप्लाई आ गई 36, ठीक। यूनिट वही रहेगी नंबर्स की जो हमारे पास स्टार्टिंग में थी, 18 मिनट्स 12 मिनट्स यही था ना, एलसीएम आया इतने मिनट, ठीक। यानी कि 36 मिनट के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ जहां से चले थे वहीं पे मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 इसका 7th यानी कि लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक। अगली एक्सरसाइज में हम 1.2 देखेंगे। तब तक के लिए बाय।